नमस्कार, यू मी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन, अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग प्रोस्टेट के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। कोई निकलवा रहा है, किसी के प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और मतलब पहले तो ये कभी कभार सुनते थे जो बहुत बड़ी उम्र के लोगों के होते थे। तो पहले तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि प्रोस्टेट ऑर्गन जो है वो क्या काम करता है और शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब की थैली के नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो वॉलनट साइज की होती है। यूजुअली 18 से 20 ग्राम इसका वेट होता है नॉर्मल इंडिविजुअल में। जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब हम माने कि सिर्फ अखरोट के नाप की? यस, एग्जैक्टली। अच्छा। और पेशाब का रास्ता इसके बीच में से निकलता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। मूलतः ये जो सीमन का ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। तो इट्स रिलेटेड टू मेल फर्टिलिटी। तो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की क्लिनिकल सिम्टम्स पेशेंट में डेवलप होते हैं। तो सब जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो मतलब हम क्या माने कि भाई एक 20-22 साल के जो उम्र का लड़का है उसका जो प्रोस्टेट का साइज होगा वो एक अखरोट जितने होगा, उसके बाद बढ़ना शुरू होता है, या कोई उम्र है जब तक एक बेसिक साइज रहता है और उसके बाद एनोमली या उसके बाद कुछ और खराबी या चेंज होने लग जाता है स्ट्रक्चर? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। यूजुअली इसकी साइज इंक्रीज होती है अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज पर। 40 साल तक ठीक रहता है। नॉर्मल साइज 18 से 20 तक रहनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होता है। तो एवरी 10th डिकेड इसका लगभग 10 ग्राम के आसपास वेट बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऑलमोस्ट 80 इयर्स की एज में किसी का है तो 90 ग्राम के आसपास प्रोस्टेट होता है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल में हो सकता है ऐसा, क्योंकि आज की तारीख में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ। तो इसीलिए अपने को प्रोस्टेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनकी संख्या भी बढ़ रही है। प्रोस्टेट से संबंधित आम तौर पे कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं? देखिए, मूलतः इसमें 3 या 4 प्रकार की बीमारियां होती है। पहला, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन जो कि यंग एज में मिलता है। ठीक है। यूजुअली लेस देन 40 इयर्स एज में। ठीक है। उसके बाद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और ओल्ड एज में ही कैंसर प्रोस्टेट। ये मूलतः 3 बीमारियां हैं जो प्रोस्टेट में मिलती हैं। पहली बीमारी लेते हैं जो आप कह रहे हैं कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन जो होता है, जो आमतौर पे यंग मेल्स में पाया जाता है। क्या होता है इसमें? इसके आप हमें पहले तो सिम्टम बताइए। देखिए, इसको हम 3 प्रकार का प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस एंड प्रोस्टेटिक एब्सेस। ठीक है। ये यूजुअली यंग एज में होता है, ओनली इन सेक्सुअली एक्टिव मेल्स। ठीक है। इसमें एक्यूट जब प्रोस्टेटाइटिस होता है तो उस समय पेशाब में बहुत जलन होती है, पेशेंट को बुखार हो सकता है, रुक रुक कर पेशाब आता है। तो मूलतः जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स होते हैं वो सब सिम्टम्स इनमें मिलते हैं। साथ में पेरिनियल पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन मिलता है। ठीक है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा, क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक चलता है। यदि इन्फेक्शन को अपन इसको एडिक्वेटली ट्रीट नहीं करते तो ये क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का रूप धारण कर लेता है। यही सिम्टम लंबे समय तक चलते रहते हैं? अच्छा। और प्रोस्टेटिक एब्सेस में जैसा कहीं भी एब्सेस होती है तो बहुत सीवियर पेन, थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है इसमें, और साथ में हाई ग्रेड फीवर होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। डॉक्टर साहब, अगर हम जो पहला वाला लेते हैं कि अगर हमारे को एक्यूट होता है, तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आते हैं कि आपकी पेशाब की नली में जलन हो रही है या रुक रुक कर आ रहा है, तो इसके कोई आप स्पेसिफिक टेस्ट भी कराते हैं या उसके बाद सीधी दवाई होती है? नहीं, पहले आप टेस्ट करवा के इसको कंफर्म करते हैं। तो टेस्ट में यूजुअली यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, जो कि प्रोस्टेट के लिए बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है, उससे एग्जैक्टली अपने को प्रोस्टेट का साइज और प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन का स्टेटस पता चल जाता है। ठीक है। और एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी करवा सकते हैं। तो यूजुअली इन टेस्ट के बेसिस पर अपन डायग्नोसिस करके इनको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, यानी कि दवाइयों के माध्यम से इनको ठीक कर सकते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है जी कि क्योंकि ये हमारे, आपने जैसे कहा कि भी सेक्सुअली एक्टिव मेल्स में होता है, जो खास करके जिनके कोई भी शारीरिक संबंध है उन पुरुषों में पाया जाता है, तो हमारे यहाँ ना उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो एक शर्म सी जुड़ी रहती है। तो हम लोग ये मान के चलें कि जी जब एक्यूट होगा, प्रॉब्लम शुरू होगी, तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आप पहले तो मेरे सभी भाइयों को ये बता दीजिए कि अगर अब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है?
देखिए एक्यूट प्रोस्टाइटिस से एक तो जैसा अभी बताया था मैंने कि क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस में जा सकते हैं अपन, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट लेते हैं या इधर उधर से ट्रीटमेंट लेके उसको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। दूसरा पेशाब रुक सकता है। तीसरा क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से आगे जाकर कैंसर प्रोस्टेट की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। तो मतलब इस छोटी सी बीमारी को यहीं जड़ पर पकड़ ले और यहीं इसके पर कारण क्या रहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब? जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें ये एक तरीके का इन्फेक्शन है, तो पहले जो है पेशाब का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन यूजुअली कई कारण है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक तो इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, पानी कम पीना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, स्ट्रेस की वजह से, और कोई बीमारी जैसे पथरी की बीमारी हो या पेशाब में स्ट्रक्चर हो, तो इस तरीके और कोई साथ में एनोमली तो उसकी वजह से हो सकता है। मतलब जैसे और बीमारियां होती हैं वैसे भी ये एक तरह का इन्फेक्शन है, तो इसको दिल पर ना लें, एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, और जैसे ही ऐसे कुछ भी सिम्टम दिखाई दे तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर हम लोग पहली ही स्टेज में डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो कितने टाइम तक दवाइयां चलती हैं और क्या प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं? यूजुअली इसका ट्रीटमेंट 7 to 15 डेज के लिए होता है। तो मतलब एक नॉर्मल जितना एक फ्लू के किसी भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर अपन इनको रेगुलर फॉलोअप रखते हैं। एक बार कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देके, और कल्चर नेगेटिव आ जाता है तो देन वी कीप देम अंडर ऑब्जर्वेशन। और ये 15 दिन क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? कोई छुट्टी लेनी पड़ती है नौकरी से या कुछ छुट्टी वगैरह काम नहीं करना? कुछ कोई छुट्टी वगैरह नहीं लेनी होती, सिंपल मेडिसिन लेनी होती है, लेकिन टाइमली इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जितनी ही, जैसे ही आपके इन्फेक्शन हो उसी समय आप डॉक्टर के पास चले जाएं। नहीं गए, क्रॉनिक हो गया और उसके बाद एब्सेस हो गया, तब क्या ट्रीटमेंट है जी? एब्सेस का ट्रीटमेंट जैसे कहीं भी होता है कि इस पे चीरा लगा के पस को ड्रेन करना होता है। यूजुअली इसमें एंडोस्कोपी करते हैं कि कोई सरफेस पे चीरा नहीं आता, बॉडी सरफेस पे दूरबीन के माध्यम से इसमें चीरा देके और प्रोस्टेट के एब्सेस को निकाल देते हैं। इसमें उसके बाद फिर दवाइयां चलती है एग्जैक्टली। तो इन्फेक्शन का कहीं भी जो ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट प्रोस्टेट के इन्फेक्शन के लिए भी रहता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इसको लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, तो छिपाना नहीं चाहिए और इसको तुरंत रूप जितना जल्दी हो इलाज शुरू करवाकर उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र में जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है उससे हमारे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसके क्या सिम्टम रहते हैं, कैसे पता चले, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, यू मी एंड हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर शर्मा से कि बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट का जो हमारा एक ऑर्गन है वो बढ़ने क्यों लगता है, कारण क्या रहता है इसके बढ़ने का? भाई मतलब या तो भाई मैं इस बात का ध्यान रखूंगा तो मेरा नहीं बढ़ेगा। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉज इज एज। जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। तो आफ्टर 40 इट इंक्रीजेज इन ऑल मेल, सब में बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है ओबेसिटी, मोटापा। तीसरा डायबिटीज। चौथा फिजिकल एक्टिविटी का कम करना। क्या होता है कि 40 के बाद वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी कम करने लगते हैं, तो इन सब मोटापा और डायबिटीज तो हो ही जाता है और साथ के साथ प्रोस्टेट का बढ़ना। तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम होता है कि जब प्रोस्टेट भी बढ़ने लगता है, ये सब प्रॉब्लम भी आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वन शुड कीप रेगुलर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर 40। मतलब 40 के बाद आप अपना एक्सरसाइज अपनी नियंत्रित रूप से करते रहें, शुगर का ध्यान रखें, तो आपका प्रोस्टेट जो एक आमूमन बढ़ना होगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन बीमारी का रूप नहीं लेगा, ये हम मान के चलें। बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब, सिम्टम क्या है कि भाई मतलब मेरा जो प्रोस्टेट है वो अगर मैं जैसे भाई अगर आप लगा लीजिए कि इंसान 55 साल का है, 60 साल का है, तो जो प्रोस्टेट है वो आमूमन से ज्यादा बढ़ चुका है, और उसके क्या सिम्टम है? यूजुअली हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इरिटेटिव सिम्टम्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम। इरिटेटिव सिम्टम्स का मतलब जो फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब का जाना, जिससे इंसान परेशान हो जाए, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, रात को बार बार उठना, ठीक है। इसके अलावा इंटरमिटेंसी, रुक रुक कर पेशाब आना, धार में नहीं आना, रुक रुक कर आना। पेशाब करने के बाद ये फील होना कि पूरा नहीं हुआ और अभी बचा हुआ है। सही बात। कई बार यूरिन की इच्छा होती है, अपन जाते हैं, यूरिन शुरू नहीं होता है, दैट इज हेजिटेंसी, ठीक है। और वेरी वीक स्ट्रीम कि पेशेंट खुद ही असेस कर सकता है कि उनकी धार ग्रेजुअली कम हो जाती है। मूलतः ये आपस में डिस्कस करते हैं, उस एज के ग्रुप के ये सबको होता है, तो लगता है कि एज रिलेटेड चेंजेस है, जबकि ये वास्तव में प्रोस्टेट के इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये प्राइमरी बीपीएच के सिम्टम्स हैं। इसके साथ यूजुअली इनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो अभी जैसा अपन वो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है।
और अगर जो आप कह रहे थे कि भाई एक तो ये हो गया और दूसरा टाइप क्या होता है? ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जो मैंने बाद में नरेट किए। अच्छा, अगर वो जो बात के हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है उसके पास आप अपने पिताजी को ले जाएं, या जो इंसान खुद जा रहे हैं वो खुद जाके डॉक्टर से सलाह ले। लेकिन एक चीज जैसे आपने कहा ना कि ये होता है कि भाई अब ये तो उम्र के साथ है, चला लेंगे काम बिना बात, 2 दवाइयां तो खा ही रहे हैं भाई, ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं, एक दवाई और जोड़ देंगे तो ना लें। तो ये जो सोच है वो कहाँ तक सही है? ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी दवा जो अपन ऐड करते हैं उस शरीर के बेनिफिट के लिए, ये बेसिकली अपने अंदर कोई बीमारी नहीं डेवलप हुई इसलिए अपन ने कोई दवा ऐड करी है। तो ये सब दवाइयाँ हम जो भी देते हैं वो आपस में क्या रिलेशन रहता है, इन सब का लॉन्ग टर्म स्टडी के बाद हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा, इन पेशेंट्स का अपन आगे टेस्ट करवा के अपन कंफर्म कर सकते हैं कि यूरिन टेस्ट सिंपल, एक सीरम पीएसए टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तीसरा अल्ट्रासाउंड, ये तीनों अपन करवा के इनका एग्जैक्ट साइज प्रोस्टेट का क्या होता है उसके आधार पर और पेशेंट के सिम्टम्स क्या है उसके आधार पर अपन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपन हर पेशेंट को दवा शुरू करते हैं। जिन पेशेंट्स का सिम्टम स्कोर कम होता है या अर्ली सिम्टम्स होते हैं उनको वॉचफुल वेटिंग बोलते हैं। हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, 6 मंथली टू 1 ईयरली डॉक्टर के पास विजिट करना है, सिम्टम्स का असेसमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट को दवा शुरू करनी है। और जिनको दवा शुरू हो जाती है वो क्या कुछ समय के लिए होती है, या फिर जैसे आज के लोगों को है कि भाई वह शुरू होगी तो बंद तो होगी नहीं? जी बिल्कुल सही है कि जैसा अपन ने स्टार्टिंग में इसका देखा था कि एज रिलेटेड डिजीज है और एज के साथ साथ बढ़ेगी, तो ये एग्जैक्टली जैसा बीपी की दवा चलती है उसी तरीके से प्रोस्टेट की एक बार दवा शुरू हो जाती है, इनवेरेबली पेशेंट को रेगुलर लेना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। और उससे लेकिन आपके बिल्कुल ये आपका सिस्टम नियंत्रित रहता है। यस, लेकिन उसका फायदा ये है कि अपन इसका जो अपन डिले कर देते हैं तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो ऑलमोस्ट 50% लोगों में अपन ऑपरेशन से बच सकते हैं प्रोस्टेट के लिए। सही बात है। अब जैसे आपने कहा कि भाई सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो सर्जरी का क्या स्वरूप होता है, क्या करते हैं सर्जरी में? तो इसमें 3 या 4 प्रकार की सर्जरी होती है कि एक तो TURP जो कि ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, दूरबीन से इसका ऑपरेशन किया जाता है। इसी को लेजर के माध्यम से करते हैं। नहीं, पर आप लोग करते क्या हैं? प्रोस्टेट को निकाल देते हैं या उससे कोई डायरेक्ट पाइप डाल देते हैं, करते क्या है ये भी बताइए ना। इसमें यूजुअली पेशाब के रास्ते से एक मशीन डालते हैं जिसमें हम प्रोस्टेट के छोटे छोटे चिप्स करके और पेशाब के रास्ते से निकाल देते हैं। मतलब प्रोस्टेट पूरा प्रोस्टेट बाहर का निकाल अंदर वाला जो पार्ट है अच्छा। वो पूरा निकाल देते हैं। ठीक है। दैट इज नोन एज प्रोस्टेटिक एडिनोमा। जो ग्रो किया है उस पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं दूरबीन के माध्यम से। प्रोस्टेट का कैंसर भी बहुत सुनने में आ रहा है जी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि उसके सिम्टम क्या रहते हैं? सिम्टम्स एग्जैक्टली जैसे प्रोस्टेट BPH के सिम्टम्स जो अभी मैंने बताए थे, यही साथ में पेशाब में खून आ सकता है या जॉइंट पेन, कमर में दर्द, इस प्रकार के सिम्टम्स यदि पेशाब की तकलीफ के साथ है तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब मैं तो ये समझ रही हूँ कि अगर आपका पेशाब नियंत्रित नहीं आ रहा है, किसी भी तरह कुछ दिक्कत है, तो उसको बिल्कुल सीरियसली लें और डॉक्टर के पास लेके जाएं। शर्म करने के लिए और बहुत चीजें, इसको मत करें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आप कैंसर की बता रहे थे। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक PSA टेस्ट होता है, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक प्रकार का ट्यूमर मार्कर है जिसके माध्यम से अपन बहुत अर्ली स्टेज में ये पता कर सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं है अथवा नहीं है। अच्छा। इस चीज को लेकर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। यूजुअली 45 इयर्स की एज में फर्स्ट PSA करवा लेना चाहिए, उसके बाद 50 इयर्स में, और उसके बाद हर साल एक बार PSA टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है। यदि PSA रैपिडली ग्रो कर रहा है तो कैंसर की संभावनाएं उस पर्टिकुलर पेशेंट में ज्यादा है। अगर कैंसर की संभावनाएं हैं तो आप पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर शर्मा से कि प्रोस्टेट के कैंसर के अगर स्क्रीनिंग में यस आता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग में यस का मतलब PSA वैल्यू इज मोर देन 4। ठीक है। तो अपने को ऐसी स्थिति में एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये फील किया जाता है कि प्रोस्टेट हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है। देन इसका प्रोस्टेट बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी में यदि कैंसर आता है तो उसके साथ से मेटास्टेटिक वर्कअप, जैसा किसी भी कैंसर के साथ होता है, ये कहीं फैला हुआ तो नहीं है। तो मूल तो ये कैंसर हड्डियों में फैलता है,
तो उसके लिए बोन स्कैन एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से अपन ये पता कर सकते हैं कि ये फैला हुआ तो नहीं है। लेकिन फैलेगा तभी जब हम लोग लापरवाही कर चुके होंगे। बिल्कुल। यदि अपन स्क्रीनिंग से माध्यम से इसको डिटेक्ट करते हैं तो मोस्टली लो ग्रेड लोकलाइज कैंसर मिलता है जिसका ऑपरेशन के माध्यम से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, अथवा यदि कोई मरीज ऑपरेशन नहीं चाहता है तो रेडिकल रेडियोथेरेपी भी इसके लिए एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है कि सेक के माध्यम से भी अपन इसको खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार आप हमें दोबारा बताइए कि किस उम्र में प्रोस्टेट का एक बेसिक टेस्ट हर मेल को करा लेना चाहिए। आप मेरे भाइयों के लिए ये बिल्कुल आप ढंग से जानकारी दीजिए, मैं नहीं चाहती कि कोई लापरवाही से अपनी जिंदगी खोए। देखिए, फर्स्ट पीएसए टेस्ट अपने को करवाना चाहिए 45 साल की उम्र में, उसके बाद दूसरा पीएसए 50 साल की उम्र में। यदि पीएसए वैल्यू थोड़ी हाई है, 2.5 से ज़्यादा है, तो इसको ईयरली चेकअप करवाना चाहिए। यूजुअली हम लोग 65 एज के बाद पीएसए एडवाइस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस प्रोस्टेट कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में अपन डिटेक्ट भी करते हैं तो अपन उसके लाइफ को कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं दे पाते इवन आफ्टर ट्रीटिंग कैंसर प्रोस्टेट। ओके डॉक्टर साहब, अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए आप थोड़ी टिप्स बताइए खान पान की। जैसे आपने बताया, चलिए वॉक तो करें, और हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, एक तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, बिल्कुल। सेकंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, यदि डायबिटिक हैं तो शुगर का कंट्रोल रखें, और वजन कम रखें अपना। सही है, ठीक है। इसके अलावा पानी खूब पिए, कोई भी इन्फेक्शन होने से बचने का प्रयास करें। यूटीआई से भी स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए पानी खूब पिए। ठीक है। और हेल्दी और ग्रीन जो टमाटर इसके लिए हेल्पफुल है। अच्छा। टमाटर हैज गॉट प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द सीए प्रोस्टेट। ठीक है। तो अपने दिन के 2 टमाटर तो खाई रेगुलर खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब, हम लोग इससे प्रोस्टेट और इसकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो मुझे ध्यान आया कि ये तो चलिए यहाँ पे तो प्रोस्टेट से हो जाता है, महिलाओं में भी अक्सर यूटीआई बहुत पाया जाता है, उसके क्या कारण रहते हैं? जी हाँ, महिलाओं में बहुत कॉमन पाया जाता है। उसका रीज़न ये कि एक तो उनमें शॉर्ट यूरिथ्रा की लेंथ छोटी होती है, 4 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा, वेजाइना और यूरिथ्रल दोनों पास पास होते हैं, जहाँ कॉमनली बैक्टीरियल फ्लोरा का लोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से असेंडिंग इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है। इन पेशेंट्स का यूजुअली फीमेल्स का जो स्पेशली वर्किंग वुमेंस का ये रहता है कि यूरिन होल्ड करने की टेंडेंसी होती है, सुबह यूरिन किया फिर वापस आके घर आके यूरिन करते हैं। दिस वेरी कॉमन इन वर्किंग वुमन। तो होल्डिंग ऑफ यूरिन से भी रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। ओके। अच्छा, फिर क्योंकि बाहर के वॉशरूम यूज नहीं करना चाहेंगी तो पानी कम पिएंगी, तो वो एक आप पूरी एक साइकिल बनती जाती है। ओके, दैट इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स। तो इसलिए रिकरेंट यूटीआई अर्ली एज का अपन देखें तो लेस देन 50 ईयर्स एज में फीमेल्स में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल। इन आफ्टर 50 ईयर्स बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम कि मेल्स में यूटीआई का इंसिडेंस ऑलमोस्ट फीमेल के बराबर हो जाता है। और महिलाओं को यूटीआई से बचने के लिए क्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दोनों ही परिस्थितियों में, मेल के लिए भी फीमेल के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेगुलर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स। पानी रेगुलर पीना चाहिए, यूरिन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स में जाना चाहिए। और अगर नहीं जा रहे तो मतलब पानी कम पी रहे हो आप। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। आज के रोजमर्रा की जिंदगी में कब्जी की भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसका रीजन वही लो फाइबर डाइट नहीं लेते हैं लोग। लो फाइबर डाइट है, टाइम पे मील्स नहीं खा रहे हैं, इस वजह से ऑन द रन खा रहे हैं मील्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है व्हिच इज अफेक्टिंग बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। अच्छा, और अक्सर क्या होता है कि जिस एक मानसिक पीड़ा से हमारे भाई पीड़ित हैं, उसी से हमारी बहनें भी पीड़ित हैं, वो है हमारे यहाँ शर्म। मैं कहती हूँ जिन चीजों पे शर्म करनी चाहिए, भ्रष्टाचार और गंदगी, उस पर तो करेंगे नहीं, जिस चीज पे नहीं करनी चाहिए उस पर हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। और ओवर द काउंटर मेडिसिन अक्सर इसकी ले लेती हैं, उसका क्या दुष्परिणाम रहता है अगर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं यूटीआई के लिए? देखिए, यूटीआई के लिए ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट, जो लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट नहीं लिया है उनको नहीं लेना चाहिए। पहले इसका डायग्नोसिस होना चाहिए, कल्चर का स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेवल पर रेजिस्टेंस डेवलप होता है कि आज जो मेडिसिन इफेक्टिव है वो नेक्स्ट डे इफेक्टिव नहीं रहती हैं। ओहो। तो इसलिए इसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके रूटीन यूरिन कल्चर करवाएं और कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ही लेनी चाहिए इन केसेस। जस्ट एनी ओवर द काउंटर दवाइयाँ किसी भी हाल में नहीं, इस चीज़ को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। मैं ये चीज़ समझने लग रही हूँ। पर्सनल हाइजीन का कितना लेना देना है जी दोनों ही इन्फेक्शंस में, अगर हम बात करें चाहे मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में हो?
पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ, ठीक है। लोकल एरिया का क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेल में भी और फीमेल में भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन का इनिशिएशन जैसा मैंने बताया था कि लोकल एरिया का बैक्टीरियल फ्लोरा बढ़ता है तो उसकी वजह से असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हाइजीन प्लस हाई फ्लूइड इनटेक, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल है फॉर प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई इन मेल एज वेल एज फीमेल। डॉक्टर साहब, प्रोलॉन्ग यूटीआई का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी किडनीज पे पड़ता है क्या? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब भी इन्फेक्शन, नॉर्मली यूटीआई में क्या होता है कि ब्लैडर इन्फेक्शन को अपन मानते हैं, इन ऑलमोस्ट 2/3 पेशेंट्स में जो यूटीआई हुआ है उनका सिस्टाइटिस के साथ किडनी पे भी इन्फेक्शन होता है, दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस। और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि किडनी के फंक्शन पे भी फर्क पड़ता है और इसका लॉन्ग स्टेज एंड स्टेज रीनल डिजीज तक हो सकती है बिकॉज ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस। तो समय पे सचेते और अपना ध्यान रखें। आपने बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर शर्मा जिन्होंने हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की बीमारियों पर जानकारी दी। मैं आशा करती हूँ आज आपके बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे और अगर कोई भी ऐसे किसी भी सिम्टम से पीड़ित है तो अभी का अभी अवश्य अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो या हमसे कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपके सभी ईमेल्स का जवाब दूंगी। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, umhetv@gmail.com। अगले सप्ताह हम फिर आपके बीच होंगे आपकी अच्छी सेहत के लिए खूब सारी जानकारी लेके। लेकिन तब तक टेक केयर। जय हिंद।